नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका ग्लोरियस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं लीलाधर प्रजापति। प्यारे साथियों, अपने इतिहास की इस क्लास में टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यताओं का, राजस्थान के पुरातत्व का। और इससे पहले की जो क्लास है उन क्लासों में अपन ने राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा सभ्यता जो है, गणेश्वर अपने आहड़ सभ्यता जो है, बेराड़ सभ्यता है, उनका अध्ययन किया था। आज की क्लास में अन्य सभ्यताओं का जो है वो अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे अभी नाम निकला था अपने, आज शुरू करते हैं गणेश्वर सभ्यता स्थल। देखिए, गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है यह है गणेश्वर सभ्यता स्थल। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता स्थल है यह है नीमका थाना सीकर में। जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, इन्हें खंडेला की पहाड़ियों के मुहाने पर जो कांतली नदी है, उस कांतली नदी के किनारे स्थित है कांतली नदी है। इस कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता स्थल। खंडेला की पहाड़ियों में नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता स्थल। गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है, यहां से हमें भारत में सबसे प्राचीन ताम्र अवशेष है, इनकी प्राप्ति होती है। भारत में सबसे प्राचीन ताम्र अवशेषों की प्राप्ति जो है वह गणेश्वर से होती है। अतः गणेश्वर सभ्यता स्थल को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अब देखिए, जैसा आपने आहड़ सभ्यता स्थल में पढ़ा था, आहड़ जो सभ्यता स्थल है, इस आहड़ सभ्यता स्थल को कहते हैं ताम्रवती। आहड़ को बोलते हैं ताम्रवती। और जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है, इस गणेश्वर सभ्यता स्थल को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है। दूसरा कहा जाता है कि गणेश्वर जो सभ्यता स्थल है, कालीबंगा में भी अपन ने पढ़ा था, गणेश्वर जो सभ्यता स्थल है, यहीं से संपूर्ण सिंधु सभ्यता में, जो सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता में ताम्र आपूर्ति, सिंधु सभ्यता में ताम्र आपूर्ति गणेश्वर से की जाती थी। गणेश्वर से संपूर्ण सिंधु सभ्यता में तांबा भेजा जाता था। तो गणेश्वर सभ्यता स्थल को कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर सभ्यता स्थल को क्या कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता स्थल को ही कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है, इस सभ्यता स्थल की खोज सन 1972 ईस्वी में आरसी अग्रवाल के द्वारा की गई। गणेश्वर सभ्यता स्थल की खोज है वह रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा सन 1972 ईस्वी में की गई। गणेश्वर एक
जैसे यहां पर पता चली गया आपको यहां से कि गणेश्वर जो है इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो गणेश्वर एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। ताम्रयुगीन ग्रामीण सभ्यता स्थल की श्रेणी में आता है गणेश्वर, नगरीय सभ्यता स्थल में नहीं आता है, ग्रामीण सभ्यता स्थल में आता है गणेश्वर। गणेश्वर जो सभ्यता स्थल है यहां से हमें देखिए विभिन्न प्रकार की ताम्र सामग्री प्राप्त होती है, जिनके अंदर जैसे हमें गणेश्वर सभ्यता स्थल है यहां से जो ताम्र सामग्री हमें प्राप्त होती है उनमें क्या क्या मिला है। उनमें हमें देखिए ताम्र बाणाग्र है, बाणाग्र, बाणाग्र का मतलब क्या हुआ? बाणाग्र का मतलब बाण का आगे का जो हिस्सा होता है जो धातु से बना होता है। पूरा बाण तो होता है लकड़ी का, और जो बाण के आगे का जो हिस्सा है वो किससे बना होता है? धातु से बना होता है, तो उसको कहा जाता है बाणाग्र। ठीक है ना। तो ताम्र बाणाग्र है, उनकी प्राप्ति होती है। ताम्र कुल्हाड़ियां हैं, उनकी प्राप्ति होती है। ताम्र फरसे जो है उनकी प्राप्ति होती है। फरसे कौन से हो गए? जो आपने देखा होगा इस प्रकार से, जो अपने परशुराम है वो रखते थे, इसी कारण उनका नाम फरसे के कारण ही परशुराम पड़ा। ठीक है। तो ताम्र फरसे हैं, उनकी प्राप्ति होती है। ताम्र सुइयां है, इनकी प्राप्ति होती है। अच्छा, इसके अलावा मछली पकड़ने का कांटा जो है वो भी यहां से मिला है। तो ये सब चीजें हैं वो किस काम आती है? ये सारी चीजें लगभग शिकार में प्रयुक्त होने वाली चीजें हैं। ये सारी चीजें शिकार में प्रयुक्त होने वाली चीजें हैं। और गणेश्वर जो सभ्यता स्थल है, जब यहां पर इसका उत्खनन वगैरह किया गया तो यहां से हमें कृषि के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। गणेश्वर से कृषि के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। अतः यह निश्चित किया जाता है कि गणेश्वर के लोग जो है वह शिकार प्रिय थे। गणेश्वर के लोग शिकार प्रिय थे और कृषि से यहां के लोग अपरिचित थे। गणेश्वर सभ्यता के लोग शिकार प्रिय थे और कृषि से अपरिचित थे। ठीक है ना। अब यहां से देखो, इन शिकार के जो औजार वगैरह सब चीजें मिली है, उनमें एक चीज मिली अपने को, मछली पकड़ने का कांटा। अब मछली पकड़ने का कांटा जब काम में आएगा जब यहां पर मछलियां होंगी, और यहां पर जो मछलियां हैं वो उस परिस्थिति में रहेगी जब कांतली नदी जो है वह एक नित्यवाही नदी होगी, क्योंकि बरसाती नदी में मछलियां रहना मुश्किल है, असंभव है ना। बरसाती नदी तो 3 महीने रहती है। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भैया कांतली नदी पूर्व में नित्यवाही नदी थी। कांतली नदी पूर्व में
नित्यवाही नदी थी, ठीक है ना। और इस कांतली नदी के सूख जाने के कारण ही, कांतली नदी के सूख जाने के कारण ही गणेश्वर सभ्यता स्थल का पतन हुआ है। कांतली नदी पहले नित्यवाही नदी थी, फिर ये सूख गई, बरसाती नदी बन गई ये। अब तो बस नदी का नाम किताबों में रहा है, पानी इकट्ठा होकर रह जाता है ना। तो इस कांतली नदी के कारण ही गणेश्वर सभ्यता स्थल का पतन होता है। यह जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है, इस गणेश्वर सभ्यता स्थल से, गणेश्वर सभ्यता स्थल है, इस गणेश्वर सभ्यता स्थल से हमें और भी चीजें प्राप्त होती है। जैसे यहां से हमें पत्थर के बांध भी मिले हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, भारत में पहला सभ्यता स्थल है गणेश्वर, जहां से हमें पत्थर के बांधों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा यहां से हमें पत्थर के मकान भी प्राप्त होते हैं। गणेश्वर सभ्यता स्थल से हमें कपीसवर्णी, कपीसवर्णी मृदभांड है, कपीसवर्णी मृदभांडों की प्राप्ति होती है। गणेश्वर सभ्यता स्थल से ही कपीसवर्णी मृदभांडों की प्राप्ति हमें होती है। कपीसवर्णी मृदभांड का मतलब क्या हो गया? कत्थई रंग के, कत्थई रंग के मृदभांड, कत्थई रंग के मृदभांड है ये, वो यहां से मिले हैं। अब मैं कत्थई रंग भी लिखा देता, परंतु अपने एग्जाम में जो है ये शब्द यही आएगा, कपीसवर्णी मृदभांडों की प्राप्ति किस सभ्यता स्थल से होती है? तो कपीसवर्णी मृदभांडों की प्राप्ति जो है वह अपने गणेश्वर सभ्यता स्थल है, यहां से होती है। आगे समझ में बात है। तो छोटा सा सभ्यता स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता स्थल आपके सामने है, देखिए गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है यह नीम का थाना सीकर में खंडेला की पहाड़ियों में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी है। इस कांतली नदी के किनारे यहां पर इसके प्रमाण मिले हैं। यहां से हमें भारत में सबसे प्राचीन ताम्र अवशेषों की प्राप्ति होती है। अतः गणेश्वर सभ्यता स्थल को भैया कहा जाता है क्या? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में यहां से ताम्र आपूर्ति की जाती है, अतः इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। इसकी खोज आरसी अग्रवाल ने की। और यहां से गणेश्वर से ताम्र बाणाग्र, कुल्हाड़ियां, फरसे, सुइयां, मछली पकड़ने का कांटा आदि प्राप्त होते हैं। चलिए आगे वाले सभ्यता स्थल की ओर चलते हैं। अपने आगे वाला जो सभ्यता स्थल है वह कौन सा है? बागोर। सभ्यता स्थल। देखिए बागोर जो सभ्यता स्थल है, यह बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी जो है, इस कोठारी नदी के किनारे स्थित है बागोर सभ्यता स्थल। बागोर सभ्यता स्थल एक मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है।
बागोर सभ्यता स्थल कौन से युग में आता है? तो बागोर सभ्यता स्थल जो है वह मध्य पाषाण काल का सभ्यता स्थल है, मध्य पाषाण काल में आता है। बागोर सभ्यता स्थल जो है इसकी खोज सन 1967 से 1969 ईस्वी के मध्य में वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा की गई। वीरेंद्रनाथ मिश्र है, इनके द्वारा इसकी खोज की गई, जिसमें जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर लेसनिक का सहयोग रहा है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर लेसनिक की सहायता से वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा बागोर सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। बागोर सभ्यता स्थल है, इसको स्थानीय लोगों द्वारा महासतियों का टीला भी कहा जाता है, महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बागोर सभ्यता स्थल से हमें मानव विकास की तीनों अवस्थाओं की प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहां से मानव विकास की तीनों अवस्थाओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मानव विकास की कितनी 3 अवस्थाएं हैं और कौन सी है? देखिए, सबसे पहले मानव ने सीखा था शिकार करना। उसके बाद मानव ने सीखा था पशुपालन करना। उसके बाद मानव ने सीखा था कृषि कार्य करना। और बागोर सभ्यता स्थल है, यहां से मानव विकास की तीनों अवस्थाओं की जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। यानी शुरुआत से, यानी कृषि से, शिकार से कृषि तक के प्रमाण है वो मिले। इस शिकार के तहत हमें पत्थर के बागोर से पत्थर के शिकार के औजार मिले हैं। पत्थर के शिकार के औजार मिले हैं, जिसमें चमड़ा छीलना, चमड़ा काटना, शिकार करना वगैरह इसके औजार मिले हैं। यहां से हमें पशुपालन के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। बागोर के लोगों द्वारा पशुपालन भी किया जाता था। कुत्ते के अलावा अन्य जो दुधारू पालतू पशु है उनका भी प्रयोग करते थे, और इसका प्रयोग जो है इन पशुओं का बागोर के लोगों द्वारा मूल रूप से जैसे चमड़े के लिए, मांस के लिए और इसके अलावा दूध इत्यादि के लिए किया जाता था। उसके बाद बागोर के लोगों ने कृषि कार्य करना भी सीख लिया था। यहां से हमें भारत में लगभग 6000 वर्ष प्राचीन भारत में लगभग 6000 वर्ष प्राचीन कृषि प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस कारण बागोर को कहा जाता है आदिम युग का घराना। आदिम युग का घराना, आदिम संस्कृति का घराना। बागोर सभ्यता स्थल को क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का घराना कहा जाता है, क्योंकि यहां से हमें 6000 वर्ष प्राचीन, यानी भारत में प्राचीनतम कृषि के प्रमाण हैं
वह मिले हैं। ठीक है, तो आता है बागोर को आदिम संस्कृति का घराना भी कहा जाता है। तो यह भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। इसको याद रखना, कौन से काल में आता है? मध्य पाषाण काल में आता है। और इसकी खोज 1967-69 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर लेस्निक के सहयोग से की गई थी। ठीक है, अब देखिए बागोर सभ्यता स्थल के बाद में अपना जो नेक्स्ट सभ्यता स्थल है उसको देखते हैं। देखिए छोटा सा सभ्यता स्थल है नगरी सभ्यता स्थल। नगरी सभ्यता स्थल, नगरी सभ्यता स्थल है यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और प्राचीन काल में नगरी जो सभ्यता स्थल है यह है सीवी जनपद की राजधानी था। अर्थात नगरी जो है वह एक जनपद कालीन, नगरी एक जनपद कालीन सभ्यता स्थल है। और प्राचीन काल में ये सीवी जनपद की राजधानी था। उस समय जब सीवी जनपद का यहां पर शासन था, उस समय भैया यह जो नगरी सभ्यता स्थल है इसको मध्यमिका अथवा मंजरिका के नाम से संबोधित किया जाता था। मध्यमिका अथवा मंजरिका के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, नगरी जो सभ्यता स्थल है इसकी खोज सन 1904 ईस्वी में DR भंडारकर द्वारा की गई थी। 1904 ईस्वी में DR भंडारकर द्वारा नगरी सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। और नगरी सभ्यता स्थल है यहां से हमें सीवी जनपद कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। और जनपद कालीन ही चक्राकार कुओं की प्राप्ति होती है। चक्राकार कुओं की प्राप्ति, रिंग वेल, ठीक है ना। तो चक्राकार कुओं की प्राप्ति है वो कहां से होती है? नगरी सभ्यता स्थल है, इससे हमें चक्राकार कुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, छोटा सा सभ्यता स्थल है नगरी। अच्छा, अब देखिए इसके बाद नगरी के बाद जो नेक्स्ट सभ्यता स्थल है उस पर बात करते हैं। ये देखिए रंग महल सभ्यता स्थल। रंग महल सभ्यता स्थल, यह जो रंग महल सभ्यता स्थल है यह रंग महल सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है। वैसे रंग महल सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर की सीमा पर आता है। ये घग्गर जिसे प्राचीन
प्राचीन सरस्वती भी कहा जाता है। घग्गर नदी को ही क्या कहते हैं? प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है। ठीक है ना। रंगमहल सभ्यता स्थल की खोज सन 1952 से 1954 ईस्वी के मध्य में स्वीडन दल के द्वारा की गई थी। किसके नेतृत्व में? स्वीडन दल के वैज्ञानिक डॉक्टर हन्नारिड, स्वीडन दल के वैज्ञानिक डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में रंगमहल सभ्यता स्थल की खोज हुई थी 1952 से 54 के मध्य। रंगमहल सभ्यता स्थल जो है, इस रंगमहल सभ्यता स्थल से हमें भैया सिंधु काल से लेकर के जनपद काल तक की संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सिंधु काल, सिंधु सभ्यता का जो समय है, वहां से लेकर के जनपद काल यानी जनपद काल की जो संस्कृतियां हैं वहां तक की सभ्यताओं के प्रमाण हैं, वह हमें रंगमहल सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं। और यहां से दो प्रमुख प्रमाण मिले हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो यहां से गुरु शिष्य की प्रतिमा प्राप्त होती है। रंगमहल सभ्यता स्थल से ही गुरु शिष्य की प्रतिमा है वो प्राप्त होती है। और दूसरा रंगमहल सभ्यता स्थल है, यहां से हमें मूंछों युक्त गोवर्धन धारी कृष्ण प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति होती है। मूंछों युक्त गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा जो है वो यहां से हमें रंगमहल सभ्यता स्थल से प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो यह जो रंगमहल सभ्यता स्थल है वह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही। ठीक है। और यहां से हमें सिंधु सभ्यता के प्रमाण है वो भी भैया प्राप्त होते ही है, परंतु ये जो दो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और सिंधु सभ्यता के जो सभ्यता स्थल है, सिंधु सभ्यता के सभ्यता स्थल है, उन पर जब अपन बात करते हैं तो उनमें जो रंगमहल सभ्यता स्थल है उस रंगमहल सभ्यता स्थल का भी नाम आता है। आगे समझ में बात है। अब देखिए रंगमहल के बाद आगे वाला जो सभ्यता स्थल है अपन उस पर चर्चा करते हैं। तो रंगमहल के बाद में अपने आगे वाला जो सभ्यता स्थल है वह है नौह सभ्यता स्थल। नौह सभ्यता स्थल, देखो भैया नौह सभ्यता स्थल है, यह एक नौह एक लौह युगीन सभ्यता स्थल है। नौह सभ्यता स्थल किस युग में आता है? लौह युग में आता है। ठीक है ना। और यहां से हमें देखिए नौह सभ्यता स्थल है ना, ये लौह युगीन सभ्यता स्थल है। और लौह युग में जैसे अपने मौर्य काल आया था, है ना, और मौर्य काल के बाद में जैसे गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, वो आए थे। तो इसी समय का जो है वो नौह सभ्यता स्थल स्थित है।
ठीक है ना। नौ सभ्यता स्थल है, यह है भरतपुर में, भरतपुर में रूपा रेल नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है। नौ सभ्यता स्थल भरतपुर में रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है, जिसे भरतपुर की लाइफलाइन भी बोला जाता है, रूपा रेल नदी को, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन, है ना। तो यहां पर स्थित है। बात करते हैं खोज की। नौह सभ्यता स्थल है, इसकी खोज सन 1963 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1963-64 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल द्वारा है, वह नौह सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। अब देखिए नौह सभ्यता स्थल जो है, इस नौह सभ्यता स्थल से हमें जो चीजें, जो सामग्रियां वगैरह प्राप्त होती है, वो भैया लगभग लोह युगीन होगी, क्योंकि यह भी लोह युगीन सभ्यता स्थल है। और यहां से हमें मौर्य काल और उसके बाद की संस्कृतियों के प्रमाण जो है वो प्राप्त होंगे। तो यहां से नौह सभ्यता स्थल है, यहां से देखो हमें लोहा गलाने की पट्टियां हैं, वो प्राप्त होती है। यहां से हमें गजमुखी यक्ष की प्रतिमा है, वो प्राप्त होती है। अच्छा एक बात देखो, यक्ष यक्षिणी की पूजा है, वो अपने भारत में किस काल में शुरू हुई थी? यक्ष यक्षिणी की पूजा अपने भारत में जो है मौर्य काल में ही शुरू हुई थी, ठीक है ना। और भैया यहां से हमें देखिए गजमुखी यक्ष की प्रतिमा मिली है। इसके अलावा एक हमें विशालकाय यक्ष की प्रतिमा भी मिली है। बट प्रश्न ये आता है कि ये जो यक्ष यक्षिणी है, इनकी पूजा क्यों की जाती थी, ये कौन होते थे? तो देखिए यक्ष यक्षिणी है, इनकी पूजा मौर्य काल में शुरू हुई थी। मौर्य काल में शुरू हुई थी और इनको उर्वरा के देवी देवता के रूप में पूजा जाता था। यक्ष यक्षिणी की पूजा मौर्य काल में शुरू हुई और इन्हें उर्वरा के देवी देवता के रूप में पूजा जाता था। उर्वरा का मतलब क्या हो गया? उर्वरा का मतलब हो गया भूमि का उपजाऊपन। उर्वरा का मतलब भूमि का उपजाऊपन। तो भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए जो है वो यक्ष यक्षिणी की पूजा की जाती थी। यहां से हमें एक विशालकाय विशालकाय 1.5 मीटर ऊंची विशालकाय 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की प्रतिमा भी प्राप्त होती है, जिसे जाखम बाबा या जाख बाबा के नाम से
आज भी यहां पर पूजा जाता है। तो यहां से 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की एक प्रतिमा मिली है, जिसे जाख बाबा या जाखम बाबा के नाम से पूजा जाता है। ठीक है, तो सीधा सा है, ये काफी प्रसिद्ध रही है और प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है, जाखम बाबा या जाख बाबा की प्रतिमा है वो कहां से प्राप्त होती है? न है भरतपुर से प्राप्त होती है। इसके अलावा यहां से हमें पक्षी चित्रित ईंटों की प्राप्ति होती है। पक्षी चित्रित ईंटों की प्राप्ति भी यहां से होती है। मतलब इस प्रकार की ईंटें जिन पर पक्षियां हैं, उन पक्षियों का चित्र बना हुआ है, तो उस प्रकार की ईंटों की प्राप्ति है वो यहां से हमें होती है। आगे समझ में? अच्छा, नोह के बाद में अपना जो नेक्स्ट सभ्यता स्थल है वो है बालाथल सभ्यता स्थल। बालाथल सभ्यता स्थल बालाथल सभ्यता स्थल बालाथल सभ्यता स्थल वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। कौन सी नदी? उसी आयड़िया पेड़च नदी के किनारे, आयड़िया पेड़स नदी के किनारे वल्लभ नगर उदयपुर में है। ये बालाथल सभ्यता स्थल स्थित है। बालाथल सभ्यता स्थल है, इसकी खोज सन 1993 ईस्वी में, सन 1993 ईस्वी में वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई। वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा बालाथल सभ्यता स्थल की खोज की गई थी 1993 ईस्वी में। और यह जो बालाथल सभ्यता स्थल है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां से हमें पाषाण युग से लेकर लौह युग तक की पाषाण युग से लेकर के लौह युग तक की संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बालाथल सभ्यता स्थल से पाषाण युग से लौह युग तक की संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यह एक 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता स्थल है। कितना पुराना है? 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता स्थल है बालाथल। और बालाथल जो सभ्यता स्थल है, इस बालाथल सभ्यता स्थल की दूसरी खास बात देखिए, यहां से हमें भारत में प्रथम कुष्ठ रोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भारत में कुष्ठ रोग के प्रथम प्रमाण है, वह बालाथल सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं।
बालाथल सभ्यता स्थल है, यहां से हमें योग मुद्रा में समाधान के प्रमाण है वो भी प्राप्त होते हैं। योग मुद्रा में समाधान के प्रमाण बालाथल सभ्यता स्थल से मिले हैं। समाधान अपन कालीबंगा में पीछे देख ही चुके हैं, अंतिम संस्कार से संबंधित है। यहां से हमें 11 कमरों वाला भवन प्राप्त होता है। यहां से एक समृद्ध व्यापारी का भवन भी प्राप्त होता है। एक ऐसा भवन मिला है जो काफी विशालकाय है और काफी सुविधाओं से युक्त है, तो अंदाजा लगाया जाता है ये संभवतः किसी समृद्ध व्यापारी का मकान है। बालाथल सभ्यता स्थल से हमें अत्यधिक वर्षा के प्रमाण हैं वो भी प्राप्त होते हैं। अत्यधिक वर्षा के प्रमाण मिले हैं बालाथल सभ्यता स्थल से। बालाथल सभ्यता स्थल है, यहां से हमें पत्थर की औखली है उसके प्रमाण मिले हैं। बालाथल सभ्यता स्थल है, यहां से हमें 5 लोहा गलाने की जो भट्टियां हैं उनकी प्राप्ति होती है। बालाथल सभ्यता स्थल से 5 लोहा गलाने की भट्टियां हैं उनकी प्राप्ति भी होती है। तो भैया बालाथल सभ्यता स्थल है, ये काफी महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है, क्योंकि यहां से हमें पाषाण युग से लेकर के लौह युग तक की संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो देखिए, एक तो अपने भारत में प्रथम कुष्ठ रोग के प्रमाण है वो बालाथल सभ्यता स्थल से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। योग मुद्रा में समाधान के जो प्रमाण है वह भी हमें बालाथल सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बालाथल जो सभ्यता स्थल है, यहां से हमें देखिए ग्यारह कमरों वाला भवन है वो प्राप्त होता है। एक समृद्ध व्यापारी का जो भवन है वो भी यहां से हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा अत्यधिक वर्षा के प्रमाण, पत्थर की औखली और 5 लोहा गलाने की जो भट्टियां है उसके प्रमाण भी बालाथल सभ्यता स्थल से है, वह हमें प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये जो बालाथल सभ्यता स्थल है, इस बालाथल सभ्यता स्थल के बाद में अपन नेक्स्ट जो अपना सभ्यता स्थल है उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अपने रेड सभ्यता स्थल। रेड सभ्यता स्थल देखिए, यह जो रेड सभ्यता स्थल है यह टोंक में भील नदी, टोंक में भील नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है रेड सभ्यता स्थल। और ये जो रेड सभ्यता स्थल है इसकी खोज सन 1938 से 40 के मध्य में
केदारनाथ पुरी द्वारा की गई थी। 1938 से 40 के मध्य में केदारनाथ पुरी द्वारा रेड सभ्यता स्थल की खोज की गई। रेड एक जनपद कालीन सभ्यता स्थल है। रेड एक जनपद कालीन सभ्यता स्थल है और यह जो रेड सभ्यता स्थल है, इस रेड सभ्यता स्थल की बात सुनिए कि यहां से हमें जनपद काल से गुप्त काल तक, जनपद काल से गुप्त काल तक की संस्कृतियों के प्रमाण है वो भैया प्राप्त होते हैं, परंतु सबसे प्रसिद्धि इसने पाई है अधिक। यहां से हमें संपूर्ण एशिया में सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर प्राप्त होता है। एशिया में सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर है, वह हमें रेड सभ्यता स्थल से प्राप्त होता है। ठीक है ना। और इसी कारण से जो रेड सभ्यता स्थल है, इस रेड सभ्यता स्थल को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। रेड सभ्यता स्थल है, इसको कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। यहां से हमें लगभग 3000 से अधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। और ये सिक्के, जिज्ञासा होती है मन में, किस चीज के होंगे? चांदी के। 3000 से भी अधिक ये सिक्के प्राप्त होते हैं यहां से हमें रेड सभ्यता स्थल से। ठीक है। जिनके अंदर लगभग सभी प्रकार के सिक्के हैं, इंडो-सीथियन, इंडो ग्रीक, इंडो शक, कुषाणों के, उनके चलाए गए गुप्त काल के, है ना, मौर्य काल के आत्म मुद्रा वगैरह, तो लगभग सभी प्रकार के सिक्के जो है वो रेड सभ्यता स्थल से हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए, एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भारत में अपने एग्जाम में आ गया कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? रेड सभ्यता स्थल को कहते हैं। परंतु कई बार क्या करते हैं, रेड ऑप्शन में नहीं देते हैं, जिले का नाम दे देते हैं। रेड ऑप्शन में न देकर जिले का नाम अगर दिया हो तो आपको जिला टोंक कर देना है, और रेड और टोंक दोनों ऑप्शन में आ जाए तब रेड को प्राथमिकता देनी है। ठीक है। एक है किलुंड सभ्यता स्थल। किलुंड सभ्यता स्थल है, यह है राजसमंद जिले में। बनास नदी जो है उसके किनारे स्थित सभ्यता स्थल है। किलुंड राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है। किलुंड सभ्यता स्थल की खोज 1957-58 ईस्वी में बीवी लाल अर्थात
ब्रजवासी लाल द्वारा की गई। पीवी लाल अर्थात ब्रजवासी लाल द्वारा की गई थी। यहां से हमें देखिए पक्षी चित्रित मृदभांड की प्राप्ति होती है। क्रीम रंग के मृदभांड है उनकी प्राप्ति होती है और स्लेटी रंग की तस्करियां जो है इनकी प्राप्ति होती है। छोटा सा सभ्यता स्थल है गिलुंड, राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1957-58 ईस्वी में ब्रजवासी लाल द्वारा की गई थी। तो आज की क्लास में अपन इतना ही अध्ययन करेंगे। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं इन संपूर्ण सभ्यता स्थलों को, और नेक्स्ट क्लास में जो है वे अपने पुरातत्व का ये टॉपिक है वह समाप्त करेंगे। देखो आज अपन ने गणेश्वर सभ्यता स्थल से स्टार्टिंग, नीम का थाना सीकर में खंडेला की पहाड़ियों के मध्य कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। यहां से कई सामग्रियां हैं वो प्राप्त होती है। यहाँ के लोग शिकार प्रिय थे और कृषि से अपरिचित थे। कांतली नदी पूर्व में नित्यवाही नदी थी और उसके सूख जाने के कारण इसका पतन हुआ था। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित मध्य पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है और यहां से मानव विकास की तीनों अवस्थाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीन अवस्थाएं मानव के विकास के शिकार, पशुपालन, कृषि है और यहां से हमें 6000 वर्ष प्राचीन खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अतः इसे आदिम संस्कृति का घराना भी कहा जाता है। फिर नगरी सभ्यता स्थल को पढ़ा, जो प्राचीन जनपद कालीन सभ्यता स्थल है और ये प्राचीन काल में शिवी जनपद की राजधानी था। जैसे विराट मत्स्य जनपद की राजधानी था, वैसे ही नगरी जो है वो शिवी जनपद की राजधानी हुआ करता था। ठीक है। फिर रंगमहल सभ्यता पर अपन ने चर्चा की, जो प्राचीन सरस्वती घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज स्वीडन दल द्वारा की गई थी, डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में। सिंधु काल से जनपद तक की संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। गुरु शिष्य की प्रतिमा और मूंछों युक्त गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा, ये सबसे बड़ी विशेषताएं हैं यात्युस। उसके बाद में अपन ने नौह सभ्यता स्थल का अध्ययन किया, जो लोह युगीन है, भरतपुर में स्थित है। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां और जाखम बाबा की प्रतिमा है वो प्राप्त होती है। उसके बाद अपन ने बालाथल का अध्ययन किया। वल्लभ नगर उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे स्थित है, वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा खोज की गई। 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता स्थल है और यहाँ से पाषाण युग से लोह युग तक की संस्कृतियों के प्रमाण मिले। भारत में सबसे पहले कुष्ठ रोग का प्रमाण यहीं से मिला है। योग मुद्रा में समाधान के प्रमाण यहीं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 11 कमरों वाला भवन, समृद्ध व्यापारी का मकान, ठीक है, अत्यधिक वर्षा, लोहे गलाने की भट्टियां वगैरह मिलती है। रेड सभ्यता स्थल का अपन ने अध्ययन किया। रेड सभ्यता स्थल है वो टोंक के अंदर है, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने गिलुंड सभ्यता स्थल को देखा, जो राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्रीम रंग के मृदभांड है उनकी प्राप्ति होती है, मुख्य रूप से
इसके अलावा पक्षी चित्रित मर्द भांड है, वो स्लेटी रंग की तस्करियां जो है वह भी यहाँ से प्राप्त होती है। तस्करियां क्या होती है? ऐसे प्लेट नुमा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको कहा जाता है तस्करियां। ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अपन राजस्थान के जो छोटे छोटे सभ्यता स्थल है अन्य बचे हुए उनका अध्ययन करेंगे। लगभग अंदर से जो प्रश्न है वो इन्हीं सभ्यता स्थलों से पूछा जाता है। उन सभ्यता स्थलों के नाम, स्थान के बारे में लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, परंतु अपन विस्तृत चर्चा उन पर करेंगे, प्रकाश डालेंगे उस पर एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तब तक अपने बने रहिए ग्लोरियस के साथ। धन्यवाद।